हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2 सितंबर का शिफ्ट 2। मैंने आपको शिफ्ट 1 ऑलरेडी करा दिया है और इसके पहले भी बहुत सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, चाहे वो 2026 का मई वाला हो, 7, 8, 9 मई वाला हो, या फिर 2025 का 1 सितंबर का सारा शिफ्ट हो। तो चैनल में आप जाकर देख सकते हो बाकी और PYQs के सेशन। आज के इस वीडियो में हम शिफ्ट 2 के बाद शिफ्ट 2 लेकर आए हैं बेसिकली, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग भी अपना प्यार दिखाइए और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है और पश्चिम की ओर बहती है? विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्लो वेस्टवर्ड? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अमरकंटक का जो पठार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अमरकंटक का पठार है, तो इस पठार से 2 नदी निकलती है। एक होती है नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर जाती है, यह है नर्मदा नदी, ठीक है। और एक नदी पूरब की ओर जाती है, वो होती है हमारी सोन नदी, ठीक है। इतना क्लियर है? अमरकंटक के पठार से 2 नदी निकलेगी, नर्मदा नदी और सोन नदी, ठीक है। अब नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ पर बहती है और जाकर मिल जाती है अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में। वहीं पे सोन नदी, ये वाली बाकी पूरब की ओर जो नदियाँ बहती हैं तो वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करूँ नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है वो 1312 किलोमीटर उसकी लंबाई है लगभग, ठीक है। और यह भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात, इन तीनों राज्यों में बेसिकली ये बहती है, ठीक है। और अंत में खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ओके। इसके अलावा मैं बात करूँ नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है, ठीक है। ऊपर होता है हमारा विंध्य, एक सेकेंड, ऊपर होता है हमारा विंध्य पर्वत, ठीक है, ये विंध्य पर्वत है, नीचे है हमारा सतपुड़ा पर्वत, और इन दोनों के बीच हमारी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं हमारी, विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। देखो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑप्शन की, तो जो गोदावरी नदी है यहाँ पर नंबर 2 ऑप्शन, तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र से बेसिकली निकलती है, ठीक है। ताप्ती नदी की अगर मैं बात करूँ तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है, ठीक है। और सोन नदी अमरकंटक से ही निकलती है लेकिन पूरब की दिशा में निकलती है, और यहाँ पर पश्चिम की ओर, यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जैक्ट मेंशन किया हुआ है, अमरकंटक के पठार से भी निकले लेकिन पश्चिम की ओर बहे, ठीक है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विंडोज़ का कौन सा फीचर किसी विशिष्ट फाइल को तेजी से खोजने में मदद करता है? विच विंडो फीचर हेल्प्स क्विकली लोकेट अ स्पेसिफिक फाइल? ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइल एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स, ठीक है। देखो, जो विंडोज़ में किसी फाइल, फोल्डर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें अगर जल्दी खोजना हो तो हम सभी जानते हैं हम सर्च बॉक्स पे जाकर खोजते हैं, राइट। और ये कहाँ होता है? फाइल एक्सप्लोरर जो होता है उसके ठीक ऊपर राइट साइड में होता है, ठीक है। फाइल का नाम हो गया, वो किस टाइप का है, कीवर्ड लिखकर हम इसे खोज सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर करेक्ट हो जाएगा। देखो, बाकी ये तीनों गलत क्यों हैं? क्योंकि टास्क मैनेजर जो है वो चल रहे जो भी प्रोग्राम है उसको देखने के लिए किया जाता है, डिवाइस मैनेजर हार्डवेयर के लिए होता है, एंड कंट्रोल पैनल जो होता है वो सिस्टम की सेटिंग बदलता है बेसिकली, कंट्रोल पैनल। तो ये तीनों नहीं होंगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रामीण भारत में मोबाइल सेवाओं का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इन रूरल इंडिया मोबाइल सर्विसेज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन विच सेक्टर? देखो, ग्रामीण भारत पूछा है,
ठीक है, तो बैंकिंग तो होगा नहीं, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो होगा नहीं क्योंकि हमारा इंडिया इतना डेवलप तो अभी नहीं किया है फिलहाल, ठीक है, कृषि प्रबंधन रहा और कृषि सूचना प्रशिक्षण रहा, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ नहीं होता है, एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो ये अभी अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली इसमें अब इनमें भी हमें मौसम की जानकारी के लिए फॉर एग्जांपल या फिर कोई फसल है उसकी उससे रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है कि किस फसल को किस मौसम में लगाना चाहिए, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, उसका बाज़ार में कितना कीमत है ये पता करने के लिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी हमें पता करने के लिए, तो ग्रामीण भारत में मोबाइल सेवाओं का सबसे अधिक उपयोग इसी कारण में होता है, ठीक है, किसानों को SMS, मोबाइल ऐप्स और कॉल सेंटर के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी जाती है। ओके, तो आप लोग का काम है कि किसान कॉल सेंटर, किसान पोर्टल और PM किसान ऐप, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सभी जो हैं वो कृषि वाले इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे के बाद निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? विच लैंग्वेज वॉज ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संस्कृत। देखो, अगर मैं बात करूँ भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने 2005 में संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा जिसे हम बोलते हैं, उसका दर्जा प्रदान किया था, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा पाने के लिए भाषा का प्राचीन इतिहास और समृद्ध साहित्य, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ भारत की शास्त्रीय भाषाएं की, तो तमिल 2004 में, संस्कृत जो क्वेश्चन पूछा है वो 2005 में, इसके अलावा कन्नड़, ठीक है, ये सारे के सारे शास्त्रीय भाषाएं, कन्नड़ 2008 में, इसके अलावा तेलुगु ये भी मिला था, तेलुगु मिला था 2008 में, ये भी 2008 में मिला था, ठीक है। इसके अलावा मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में मिला है। तो हमें केवल संस्कृत का ही नहीं पता होना चाहिए, ये छह भाषाओं भी हमें पता होनी चाहिए। और हम सभी जानते हैं संस्कृत को हम लोग देववाणी भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खंड उत्तरी भारत के समुद्र तट क्षरण पर नियंत्रण के संबंध में शामिल नहीं था? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द कोस्टल इरोजन कंट्रोल प्रोजेक्ट इन नॉर्दर्न इंडिया? ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मछली। देखो, अगर मैं बात करूँ, वन सेकेंड क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खंड उत्तरी भारत के समुद्र तट क्षरण पर नियंत्रण के संबंध में शामिल नहीं था? ओके, सो यहाँ पर राजस्थान था, जल था एंड प्रतिहार था, यहाँ पर मछली नहीं था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये जो क्वेश्चन है ये एक विशेष रिपोर्ट या फिर किसी स्पेसिफिक स्कीम पर आधारित है। ठीक है, राजस्थान, जल और ये जो प्रतिहार स्कीम्स हैं ये इसमें करेक्ट है, लेकिन इसमें मछली का इस परियोजना से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो हमें ये 2025 के गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 2026 कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स इस टाइप के निकले हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP की एक प्रमुख विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ की फीचर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? PPP का फुल फॉर्म मिल गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सरकार और निजी क्षेत्र उत्तरदायित्व तथा जोखिमों को साझा करते हैं। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ PPP मॉडल की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की, तो इसमें क्या होता है कि सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं दोनों मिलकर कोई स्कीम को चला रहे होते हैं, कोई परियोजना को चला रहे होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दोनों करते हैं,
गवर्नमेंट भी करती है, प्राइवेट कंपनी भी करती है, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो दोनों को होगा, लॉस होता है तो दोनों को होगा, ठीक है। और बेसिकली इनका मोटिव रहता है कि जनता को, जो आम जनता है, उसे बेहतर चीज़ें हम प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, जैसे मेट्रो शुरू हुआ, मेट्रो रेल परियोजना। इसके अलावा जो भी सड़क राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं वो चीज़ें हो गई, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके अलावा एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर मैं पीपीपी के लाभ की बात करूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो ये इसमें डिजिटलाइजेशन, ठीक है, ये होनी चाहिए, कम सरकारी बोझ होना चाहिए और तेज़ी से काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व जल दिवस 2025 में दिल्ली विज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग क्षेत्र से संबंधित था? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाटर डे 2025 कैंपेन इन दिल्ली, विच डिपार्टमेंट वॉज एसोसिएटेड? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज BCG। ओके, अगर मैं बात करूं BCG की, तो ये एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक संस्था है, ठीक है, ठीक है। तो विश्व जल दिवस 2025 के अभियान में यही शामिल था, ठीक है, इसी का उल्लेख किया गया था बेसिकली। देखो BCG की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो वो 1963 में हुआ था, ठीक है। BCG का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं नहीं बता रही, मैं यहाँ पर मैं बाकी डिटेल्स बता दे रही हूँ। BCG की जो स्थापना है वो 1963 में हुई थी, और उसका हेड क्वार्टर अगर मैं बात करूँ तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो बोत्सवाना में है, ठीक है। BCG का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लागू हुआ था? इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड? ओके, सभी जानते हैं बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने किया था, क्या आपको पता है? बेसिकली अगर मैं डेट की बात करूँ तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, हाँ, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि किसने किया था बंगाल विभाजन जो था वो किसने लागू करा था? तो लॉर्ड कर्जन ने लागू करा था, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कब, किसने, क्यों लागू करा था और इसके क्या रिजल्ट देखने को मिले थे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने लागू करा था, और इसका उन्होंने रीज़न बताया था कि इससे हम और ज़्यादा जो भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से होगा वो चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल उनका मोटिव क्या था कि वो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस टाइम पे जो चल रहा था उसको कमज़ोर करना था उनका मेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन उन्होंने बताया था कि हम प्रशासनिक सुविधा कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका हमें रिजल्ट देखने को क्या मिला? जो भी विदेशी वस्तु थी, फॉरेन जो भी सामान थे उसको बहिष्कृत किया गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, सभी जानते हैं स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। हम खुद की ही बनाई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी विदेशी वस्तु है हम उसका बहिष्कार कर रहे थे, जिससे राष्ट्रीय चेतना को बल मिला था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन शुरू किया था। और बंगाल विभाजन जो है उसको रद्द किसने किया था, ठीक है, किसने किया था रद्द, ये आपको बताना है। और कब किया था, तो मैं आपको इसका हिंट दे रही हूँ, ये 1911 में रद्द हुआ था। किसने किया था आपको बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2025 में दिल्ली के मेघालय हादसे में चोटों की तकनीकी जांच किस संगठन ने की थी? विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मेघालय इंसिडेंट इन 2025? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज DRDO। DRDO की बात करूँ तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। हम सभी जानते हैं DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत का एक डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, या इंस्टीट्यूट तो नहीं बोलेंगे, एक संगठन है बेसिकली, ठीक है। जो कि क्या उसका काम क्या है कि ये मिसाइल्स जो भी हैं, जैसे रडार हुआ, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो भी सैन्य उपकरण है, रक्षा तकनीक है, इन सब के विकास का काम करता है। इसकी हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की? तो स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन इंडिया? इसका करेक्ट ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है, राज्यपाल करते हैं। और नियुक्ति से पहले जो होता है वो जिस राज्य में जो भी जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होती है उससे भी एक बार परामर्श ले लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं अदर की बात करूं तो जिला न्यायाधीश नियुक्ति अभी हमने जाना कि ये आर्टिकल 233 है जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट की, ठीक है, तो हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 214, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तीनों न्यायालय जो भी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, इनके बारे में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग? सभी जानते हैं ऑक्सीकरण होता है, अपघटन डिकम्पोजिशन होता है, कार्बोनेशन होता है, लेकिन ठंड की वजह से कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग नहीं होता है, सभी जानते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिकली रासायनिक अपक्षय जो भी केमिकल वेदरिंग है उसके एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन हो जाएंगे, हाइड्रेशन हो जाएंगे, ठीक है, कार्बोनेशन हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन ये ठंड की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वृंदावन बंदरगाह जो है वो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ठीक है, वृंदावन पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूँ वृंदावन जो पोर्ट है, वृंदावन बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र के, अब महाराष्ट्र में कहाँ? तो पालघर जिला, पालघर जिला वहाँ पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है, ठीक है, गहरा समुद्री बंदरगाह जिसका बनने की योजना भी चल रही है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो इससे क्या क्या हो सकता है, हम इंटरनेशनल जो ट्रेड कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होगा, राइट। जो भी पोर्ट वगैरह होते हैं वहीं से तो ट्रेडिंग होती है ना, शिप्स के थ्रू, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग हमारा बहुत ज़्यादा होगा, कंटेनर की क्षमता बढ़ेगी और जो भी होगा लॉजिस्टिक लागत जो होगी वो हमारी कम होगी। और ये कहाँ पर? महाराष्ट्र आपको अरब सागर की तरफ मिलेगा, ठीक है, पश्चिमी तट पे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिलिंद पन्हु मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? इन विच लैंग्वेज वॉज मिलिपांधो ओरिजिनली रिटन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाली। ये पाली भाषा में लिखा गया था। बेसिकली मिलिंद पन्हु ये एक बौद्ध साहित्य का एक ग्रंथ है और बहुत फेमस ग्रंथ है।
इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें राजा मिलिंद और नागसेन के बीच, मिलिंद एक राजा थे, मिलिंद और नागसेन के बीच जो बातचीत है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मिलिंद पन्हू यहाँ पर है, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होगा, तो मिलिंद के प्रश्न, जो राजा मिलिंद है उनके क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। तो ये बेसिकली बौद्ध दर्शन को, ठीक है, बौद्ध जो दर्शन है उसको बहुत इजी क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ की, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बौद्ध ग्रंथ है उनके बारे में, तो त्रिपिटक पाली भाषा में है, जातक भी पाली भाषा में, जातक कथा जो है बेसिकली यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, त्रिपिटक, इसके अलावा जातक कथा, दीपवंश, ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ। इसके अलावा महावंश ये सारे के सारे पाली भाषा में है, हमें याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी 13 क्वेश्चन ही है इस ये में। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। थोड़ी भी अगर हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना रिव्यू बताना, ताकि हम मोटिवेटेड हो और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नए PYQ सेशन के साथ, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको PYQ सीरीज़ से ही सारी चीज़ें कराने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।